आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो आधुनिक भारत के इतिहास का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो डिस्कशन चल रहा है। 125 क्वेश्चनों तक डिस्कशन हमने कर लिया है। आज उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है, आज का प्रश्न श्रृंखला आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों, इस चैनल का सपोर्ट करें। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न श्रृंखला मैं आपके बीच में लेकर आता हूँ, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चाहे वो रेलवे के हों, यूपीएससी के हों, यूपीपीएससी के हों या यूपी ट्रिपल एससी के हों, मतलब आपके किसी भी डिपार्ट का अगर क्वेश्चन पेपर बनते हैं तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, अगर हम ऑनलाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और इससे पहले भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डाले जा चुके हैं, आप उसको भी डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन क्या कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार आधुनिक भारत के इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चन के अगले प्रश्न श्रृंखला से। तो आज का पहला प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। प्रश्न क्या है कि वर्ष 1907 में सूरत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विभाजन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अगला ऑप्शन क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना। चौथा है यानी डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो फटाफट से आपको इसका उत्तर देना है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का जो मुख्य कारण था वो क्या था। तो प्यारे दोस्तों, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का जो मुख्य कारण था वो था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद, ऑप्शन है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, दूसरा, स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, तीसरा, भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, चौथा है भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। सॉरी। तो प्यारे दोस्तों, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में जो परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वो क्या थी परिकल्पना कि भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। ऑप्शन है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, हुमरुल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर साइमन कमीशन की भारत यात्रा। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों इसका। तो प्यारे दोस्तों, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार जिस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे वो था आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1907 में। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, चौथा है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए
कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो मेरे दोस्तों वर्ष 1927 की बात करें तो बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो था भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। गुजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों बात की जाए राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल सही है। गुजुल लक्ष्मी नरसू चट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे, तो ये गलत हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे प्यारे दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका होना चाहिए पहला और तीसरा। ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। केवल करताल सिंबल की वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो भाई दोस्तों मणिपुर संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो विचार करना था उसमें जो कथन सही है उसको देखना है। तो देखिए दोस्तों यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल कारताल यानी सिंबल ही एक मात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों माफ कीजिएगा, प्रश्न कुछ और ही पूछ रहा है कि मणिपुर संकीर्तन के संदर्भ में। तो देखिए ये गीत और नृत्य का प्रदर्शन है प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल कारताल सिंबल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन से प्रयुक्त होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। पहला तीसरा कथन सही है। कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? बी पे, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? तो दोस्तों जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे वो थे आपके अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो दूसरा और तीसरा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? सी पे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, तीसरा व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, और अधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर रोक। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो दोस्तों ये उपबंध करता है अधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर रोक की। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहले रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न है उसी में जुटा हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तीसरा ऑप्शन है, तीसरा कथन है। उसके बाद आपको बताना है कि उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का काला अनुक्रम आपको बताना है।
तो दोस्तों पहला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद आपका रॉयल भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसके बाद आपका रॉयल इंडियन नेवी में गद्दार, यानी 3-2-1 ऑप्शन होना चाहिए। तो 3-2-1 कहाँ पे? सी पे दे रहा है दोस्तों, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संबंध में, माफ कीजिएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्देशित करता है? केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में होना, चौथा प्रांतों के प्रतियोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वैध शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ये जो डायरकी है ये सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो पहले दोस्तों ये निर्देश करता है प्रांतों के प्रतियोजित विषयों का 2 प्रयोगों में विभाजन। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था? ऑप्शन है वोडेयारों के, जमोरिनों के, होयसालों के, मराठों के। मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था? तो प्यारे दोस्तों मोडी लिपि का प्रयोग जिनके लेखों में किया जाता था वो कौन थे? तो वो थे मराठों के। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने या फिर अंग्रेजों ने। फटाफट से उत्तर दीजिए कि हुगली के बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, यानी किसको? हुगली को बनाया था। तो दोस्तों हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जिसने अड्डा बनाया था वो क्या था? तो वो था प्यारे दोस्तों पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो दोस्तों हाँ सॉरी, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पहला है जमनालाल बजाज, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी, बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय, लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका आपको उत्तर देना है। दोस्तों इससे पहले एक प्रश्न था कि अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति थे दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू। माफ कर दीजिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मैंने टिक लगा दिया। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर है इसलिए, पर एग्जैक्ट जो आंसर है वो इसका जवाहरलाल नेहरू होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो ये होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा। बाकी आपका सही है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय विज्ञान आंदोलन का आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय विज्ञान आंदोलन का आरंभ किया था सेवाग्राम से, डांडी से, साबरमती से या फिर वर्धा से? सविनय विज्ञान आंदोलन का प्रारंभ 1930 में महात्मा गांधी ने किस जगह से किया था? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय विज्ञान आंदोलन का प्रारंभ किया था साबरमती से। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
फिर दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? प्रश्न क्या है दोस्तों कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? ऑप्शन है बम्बई, कर्नाटक, पंजाब, पूर्वी बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का जो पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? तो बर्रा डकैती का स्थान था प्यारे दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और रंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी। तो दोस्तों निम्नलिखित में जो नदी 3 बार 2 धाराओं को विभक्त करती है और आगे जाकर पुनः मिल जाती है, जैसे श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा कावेरी नदी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुट निरपेक्षता, शांति, सहअस्तित्व, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे की आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप न करना। तो निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये पंचशील का सिद्धांत है। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना ये भी है। एक दूसरे की आंतरिक अवस्था में हस्तक्षेप न करना ये भी है, लेकिन गुण निरपेक्षता नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि पूछा है पंचशील का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? जनरल हेनरी, प्रेडेंटर गास्ट, कैप्टन स्लीमैन, एलेक्जेंडर बर्स, पेम्बरटन और कैप्टन रॉबर्ट। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो दोस्तों जो ठगों के दमन में संबद्ध था वो थे कैप्टन स्लीमैन। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमति हुई क्योंकि उन्हें तब द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से सहमत हुई क्योंकि। तो वह दोस्तों इसका सही जवाब होगा वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वो कौन सा विभाग था? विदेश, गृह, वित्त, रक्षा। तो दोस्तों 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली को जो विभाग दिया गया था वो दिया गया था वित्त विभाग। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? ये रहा क्वेश्चन कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? ऑप्शन उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति।
तो प्यारे दोस्तों, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका जो कारण था वो था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने के विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, चौथा है कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने के लिए राजी करने के विशेष हिदायत के साथ। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, किस हिदायत के साथ वो भारत आए थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में जब भारत आए थे तो प्यारे दोस्तों वो यथासंभव भारत को संयुक्त कर रखने के विशेष हिदायत के साथ आए थे। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन में शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। ये कथन है। कारण है राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। कौन सा कूट सही है? कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, या फिर कथन गलत है, कारण सही है। तो प्यारे दोस्तों, खिलाफत आंदोलन में शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ले लिया, कथन सही है। राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था, यही इसका कारण था। तो पहला यानी कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कह रहा है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की। दूसरा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं को विधायिका में आरक्षित सीटें प्रदान करी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा, या इनमें से कोई नहीं? कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त उत्तर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार की सिफारिश की थी। ये कथन सही है। अगला कथन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं को विधायिका में आरक्षित सीटें दी थी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका सही हो जाएगा। और जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान देने की सिफारिश किया था, तो ये गलत हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।